हेलो माय सीटेड व्यूअर्स। हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट का हर साल का एक टॉपिक जो आपके सीडीपी में आता है, तो उससे रिलेटेड मैंने छोटा सा एक टॉपिक बनाया है जिससे आपकी ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे आनुवांशिकता के बारे में। हेरिडिटरी क्या होता है, ठीक है, दैट इज़ हेरिडिटी क्या होता है। ऑल द qualities that a child has inherited from the parents is called heredity। मतलब बच्चों में वो सारी क्वालिटीज़ जो उनके माता पिता से उनमें आ जाती है वो हेरिडिटी ही कहलाती है, आनुवांशिकता ही कहलाती है। व्यक्ति कैसा बनेगा ये हेरिडिटी पर ही निर्भर होता है। मतलब माता पिता कैसे हैं, उनके बहुत सारे गुण जो होते हैं वो अपने बच्चों में आ जाते हैं, तो वो आनुवांशिकता ही कहलाता है। अभी देखते हैं, कॉन्सेप्शन के टाइम पर यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल कॉजेज फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। क्या होता है जब फीमेल जो है, जब हमारा कॉन्सेप्शन शुरू हो जाता है, जब हमारे गर्भ में बच्चे की प्रोसेस शुरू हो जाती है, तो जो मेल जो होते हैं और फीमेल होते हैं, दोनों का जो जर्म सेल होता है उन्हीं को फर्टिलाइज करके ओवम में कॉन्सेप्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि जाइगोट जो होता है उसमें कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होता है, दैट इज़ 46 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। अब हम थोड़ा पर्यावरण को देख लेंगे। एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंक्लूड सराउंडिंग। एनवायरनमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है, आपके आसपास के जितने भी वातावरण हैं, ऑल सराउंडिंग्स, वो सब एनवायरनमेंट में ही आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसा बोलते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट से बहुत कुछ सीखते हैं, पर्यावरण से बहुत कुछ सीखते हैं, तो जितनी भी सराउंडिंग्स हमारे आसपास हैं वो सब इन्वायरमेंट में आ गई। कंसिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस लाइक फिजिकल, सोशल, मोरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चर, इमोशनल। मतलब सराउंडिंग्स में हर चीज़ आ गया। जैसे आपके फिजिकल, सोशल मतलब समाज से जुड़े हुए बहुत सारे लोग, मोरल कुछ नैतिकता हमें देखने को मिलती है, इकोनॉमिकल कंडीशंस हमें देखने को मिलता है अपने घर में, बाहर में। मतलब कैसे हम समझ पाते हैं, डिफरेंस कर पाते हैं कि वो पैसे से बहुत ज़्यादा अवगत हैं और हमें परेशानियां हो रही हैं, मिडिल क्लास फैमिली, हाई क्लास फैमिली, ठीक है, और एक होता है बहुत पुअर फैमिली है, तो इकोनॉमिकल सेक्शन भी हम देख पाते हैं। पॉलिटिकल कल्चर तो हम समझ ही पाते हैं कि राजनीति कैसी होती है, क्या क्या होता है। इमोशनल फोर्सेस वो हमारे अंदर ही डेवलप होते हैं कि हमारी स्थिति कैसी होती है, किसी किसी सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो नर्चर आप एनवायरनमेंट से होंगे और नेचर आपको हेरिडिटी से मिलेगा। नर्चर, एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचर एंड नर्चर। तो नेचर, जो आपका नेचर है वो आपको हेरिडिटी से मिलता है। मतलब आप कैसे हो, आप क्या करोगे, ये सब आपके पेरेंट्स से ही आपको मिलता है। अगर पेरेंट्स का स्वभाव बहुत ज़्यादा डिसेंट है, अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा भी बहुत शांत रहेगा, बहुत चीज़ों को समझेगा। और नर्चर यानी कि जो हमारी जो परवरिश हो रही है वो हमारे सराउंडिंग से होती है, और हमारे उसमें हमारे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, हमारी फैमिली का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो बोथ आर इंक्लूडेड नर्चर के लिए। एनवायरनमेंट और नेचर हमारी हेरिडिटी से हमें मिलता है। नेक्स्ट टर्म है हमारा आइडेंटिकल एंड फ्रैटर्नल ट्विंस। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रैटर्नल ट्विंस के डिफरेंस की बात की जाए तो एक होता है मोनोजाइगोटिक और दूसरा होता है डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक वो आइडेंटिकल होता है, डेवलप फ्रॉम वन ओवम, जो सिर्फ एक ही ओवम से मिलता है, बिल्कुल सेम होता है, जैसे सेम सारी चीज़ें करते हैं। बच्चा बिल्कुल डिफरेंस लगेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा कि ये ट्विंस है, एकदम सेम चेहरा, सेम आदतें। एक होता है फ्रैटर्नल ट्विंस, अराइज फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ टू सेपरेशन ऑफ ओवा, जैसे थोड़ा सा अलग होगा, जैसे बॉय गर्ल भी हो सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि अगर कॉन्सेप्शन के टाइम पे हमारे प्रोसेस में ट्विंस बेबी हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों गर्ल ही होते हैं और उनकी हर चीज़ सिमिलर होती है। बट अगर ऐसा होगा कि फ्रैटर्नल ट्विंस की बात है तो बॉय गर्ल भी हो सकते हैं, दोनों के मेंटल लेवल भी अलग होंगे, उसको हम लोग डाइजाइगोटिक ट्विंस भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया आपको। अब हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट को कंटिन्यू करते हुए एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे हम
कि नेचर वर्सेस नर्चर, जैसे हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट। अगर नेचर की बात हो तो हेरिडिटी होगा और नर्चर की बात हो तो एनवायरनमेंट होगा। एक ये फॉर्मूला आप हमेशा याद कर सकते हैं, D=H/E, यानी डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है, वो दो चीज़ों का गुणनफल है। एक हमारे हेरिडिटी का जो हमारे पेरेंट से मिल रहा है और दूसरा एनवायरनमेंट का। ठीक है, ये कहा किसने है? बाय वर्ड्सवर्थ। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि ये जो फॉर्मूला है कि विकास की जो अवधारणा है, विकास है, डेवलपमेंट है, वो किस चीज़ का गुणनफल है? H/E, हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट। ये किसने कहा है? तो ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस है ये, देखेंगे। हेरिडिटी इज डिफाइंड एज द टोटैलिटी ऑफ बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड फैक्टर एंड एनवायरनमेंट इज टोटैलिटी ऑफ कंडीशंस दैट सर्व्स टू स्टिमुलेट बिहेवियर। हेरिडिटी क्या है? वो उसकी परिभाषा बस यही है कि जो भी बायोलॉजिकली हमें मिलता है, जो हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिल रहा है, वो सब आनुवंशिकता में आ गया। एनवायरनमेंट है यानी पर्यावरण क्या है? वो पूरा है ऐसा कंडीशन, ऐसा बिहेवियर जो हमें समाज से मिल रहा है, मॉरली मिल रहा है, फिजिकली मिल रहा है, मेंटली मिल रहा है, जो हम आस पास देख रहे हैं। ठीक है, दोनों में बस इतनी सी ही बात है, इतना सा ही अंतर है कि ये हमारे बिहेवियर को शो करता है जो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, और हेरिडिटी हमारे नेचर को शो करता है जो हम बायोलॉजिकली कंज्यूम करते हैं। एक लास्ट टर्म है लॉज ऑफ हेरिडिटी, हम देखेंगे। जॉन ग्रेजर मेंडल proponed two laws of heredity, law of segregation and dominance and law of independent assortment. जॉन ग्रेजर मेंडल ने दो लॉज ऑफ हेरिडिटी दिया, वो दोनों का नाम है लॉज ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉज ऑफ इंडिपेंडेंस। थोड़ा सा हम उसको समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस है क्या। सबसे पहले आप ऊपर देखिए, वुड्सवर्थ का मैंने लिखा है बोथ आर इक्वली स्टेन इन द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। वुड्सवर्थ का भी यही कहना था कि जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट होता है, मैंने काफ़ी छोटा सा लिखा है H और E। ठीक है, दोनों का जो कहा जाता है कि दोनों का जो भाग है डेवलपमेंट के लिए वो इक्वल ही है। जितना हेरिडिटी जिम्मेदार है उतना ही इन्वायरमेंट भी जिम्मेदार है, ऐसा वुड्सवर्थ ने कहा था। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस। दे में बिकम डोमिनेंट इन फ्यूचर जनरेशन, मतलब कोई चीज़ या बीमारी हमें जेनेटिक मिली है और फ्यूचर में भी आ सकती है, जैसे जीन का मैनिफेस्ट हो जाता है। ऐसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, अगर बॉडी में घर में किसी को, माँ बाप में से किसी को शुगर की बीमारी है, तो आगे जाके क्या होता है कि वो हमें भी लग सकती है। ठीक है, वो डोमिनेंट हो जाता है जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन जेनेटिक ट्रेन डज नॉट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर ट्रेट्स। ऐसा क्या होता है कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। अगर घर में सब लंबे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप भी हो, मैंने एग्जाम्पल में ये लिख दिया है। और जैसे ये भी बात है कि अगर घरों में ऐसा होता है कि लगातार सब लोग बहुत गोरे गोरे से दिखते हैं, अचानक से एक ऐसा बच्चा पैदा हो जो सांवले रंग का हो जाता है, तो ये इंडिपेंडेंट है, ये उसका अपना है, ये उसका अपना स्वतंत्र है, उसका खुद का है, ये किसी भी हेरिडिटी से उसको नहीं मिला है। तो दो लॉज हो सकते हैं, दो ही कारण हैं, एक सेग्रीगेशन जो हमें जनरेशन टू जनरेशन मिलते चला जाता है, और एक है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो हमारा अपना होता है, खुद का होता है, हमें जीन से नहीं मिलता। दैट इज़ द लास्ट टॉपिक, एजुकेशन इम्प्लीकेशन। इसमें क्या होता है, टीचर शुड, एक शिक्षक को ये ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है। इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं हमें देखनी है, जो बच्चा जैसा है उसको उसके अकॉर्डिंग टीच करना है। इक्वली ट्रीट्स आवर स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि वो बच्चे बहुत तेज़ पढ़ने में हैं और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, आपको बहुत प्रेज़ मिल रहा है उनकी वजह से, तो उनके लिए आप बहुत अच्छा सोचेंगे, और जो बच्चे बहुत पुअर हैं, जिनको परेशानी है पढ़ने में, तो उनके लिए बहुत बुरा बुरा सोचेंगे। नहीं, इक्वली ट्रीट करना है। प्रोवाइड इक्वल एटमोसफेयर, एक जैसा एटमोसफेयर देना है बच्चों को। एंड गिव देम अपॉर्चुनिटीज़, और सब बच्चों को बार बार अपॉर्चुनिटी देनी है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम पूरी लाइफ लर्न करते हैं। तो टीचर को तो ये
4-5 बातों का ध्यान बिल्कुल रखना पड़ता है। तो ये टर्म जो हमने अभी शुरू किया, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने छोटे छोटे जो नोट्स बनाए हैं, काफ़ी कम कम टाइम के मैं वीडियोस जो डाल रही हूँ, आप एक छोटा छोटा स्क्रीनशॉट भी ले करके अगर इनको पढ़ लेंगे ना, तो जाहिर सी बात है कि इनसे आने वाले क्वेश्चंस को आप ईजिली कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।